किसका डायग्राम आएगा, किसकी लेबलिंग आएगी, कैसे ड्रॉ करना है, सब कुछ करेंगे। ये वाला डायग्राम पेपर में आपको ड्रॉ करना पूछा जा सकता है। वैसे ड्रॉ करना नहीं आता, पर लेबलिंग ध्यान से पढ़ के जाना, तो ड्रॉ करके आना डायग्राम, कोई भी डायग्राम छोड़ना मत। हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्या। माई सेल्फ डॉक्टर चेल्सी, योर बायोलॉजी एजुकेटर एंड अ डेंटल सर्जन। तो बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी, तुम सब लोग बार बार, मेरा इंस्टाग्राम पूरा भर दिया तुम लोगों ने कि मैम डायग्राम वाली वीडियो बना दो, डायग्राम वाली वीडियो। लो, आज तुम्हारी डिमांड पूरी हो गई, बना दी डायग्राम वाली वीडियो। इस आज के लेक्चर में हम आपके जो क्लास 10th की साइंस के बायोलॉजी के जितने डायग्राम हैं, कौन कौन से, किसका डायग्राम आएगा, किसकी लेबलिंग आएगी, कैसे ड्रॉ करना है, सब कुछ करेंगे सिर्फ आज के सिंगल लेक्चर में। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करना है तुम्हें, डायग्राम जो तुम्हें बनाना है, डायग्राम में क्या आ सकता है, या तो डायग्राम ड्रॉ करना आ सकता है ना, डायग्राम को आइडेंटिफाई करना पूछा जा सकता है, आइडेंटिफाई करना पूछ लिया, या फिर आपसे पूछा जा सकता है डायग्राम की लेबलिंग। ठीक है, अब डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तुम, तो ध्यान रखना है कि डायग्राम तुम्हें पेंसिल से बनाना है, पेन से, स्केच पेन से, इन सब चीज़ों से नहीं, पेंसिल से डायग्राम ड्रॉ करना है। और अब सबकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती, तो इसके लिए क्या करना है, ड्राइंग अगर अच्छी नहीं है तो बस नीट एंड क्लीन बना देना, घोच पोच मत करना, नीट एंड क्लीन डायग्राम आप लोगों को बनाना है। और हाफ पेज ऑक्यूपाई कर लेना, पूरे हाफ पेज में अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ कर देना। उसके बाद अगला पॉइंट डायग्राम में जो तुम्हें ध्यान रखना है वो ये है कि डायग्राम को, जैसे ही आपने डायग्राम बनाया, इस तरह से एक बॉक्स में डायग्राम को पूरा एनक्लोज कर देना, बॉक्स में डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो तुम्हें डायग्राम्स में ध्यान रखने हैं। और डायग्राम के मार्क्स ना फ्री के मार्क्स होते हैं लिटरली, तो इनमें तो कम से कम यार शर्म कर लो, अगर इनमें मार्क्स कटे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें अगर इस चीज में तुम्हारे मार्क्स कट रहे हैं। तो ध्यान रखना कि इन बेसिक से छोटे छोटे पॉइंट, इसमें कुछ नया तो है नहीं, कुछ बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल से पॉइंट है, ध्यान रख लेना। अब चलो डायग्राम पे चलते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से डायग्राम है, कहाँ से क्या पूछा जाता है। चलो, पहले ये लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के डायग्राम, ये लीफ का क्रॉस सेक्शन का डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है। इसमें से देखो, ड्रॉ करना तो आपसे नहीं पूछेगा, ड्रॉ नहीं आता, ये रेयरली कभी आता है, तो ड्रॉ करना नहीं आएगा। इसमें आपसे लेबलिंग पूछी जाएगी। ठीक है, लेबलिंग पूछी जाएगी, लेबलिंग देख लेते हैं। ठीक है, ऊपर की जो लीफ की सरफेस है, जो अपर सरफेस है, यहाँ पे एक वैक्स की लेयर होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं, वैक्सी लेयर होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। उसके बाद आता है अपर एपिडर्मिस, और नीचे की साइड होता है लोअर एपिडर्मिस, जहाँ पे गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जहाँ से ट्रांसपीरेशन होता है। और बीच की जो स्पेस है, वहाँ स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये पूरा इसका क्रॉस सेक्शन है। ये अपर एपिडर्मिस हो गया, लोअर एपिडर्मिस हो गया, यहाँ पे गार्ड सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये सारी लेबलिंग आपको ध्यान रखने की, कोई लेबलिंग को एक्स लिख दिया, मिसिंग कर दी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो आइडेंटिफाई करने का आता है, तो ध्यान रखना पार्ट्स क्या क्या है। ठीक है, फिर ये जो डायग्राम है स्टोमेटा वाला, ये आपको ड्रॉ करना पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये वाला डायग्राम पेपर में आपको ड्रॉ करना पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, चलो ड्रॉ करते हैं साथ साथ। देखो, सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं हम लोग, बॉक्स में ही आपको बनाना है, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, डायग्राम बेशक थोड़ा इधर उधर होगा तो भी चलेगा, इसमें आपको ओपन और क्लोज स्टोमेटा दिखाने हैं तो वो अच्छे से शो होने चाहिए। ठीक है, डायग्राम मेरे भी कोई बहुत सुंदर नहीं होते, बट थोड़ा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अब देखो, ये आपने बना दिया, फिर से बनाते हैं, रुको, कहेंगे मैम ज्ञान दे रही है, मैम के खुद के ही डायग्राम अच्छे नहीं है। ये बन गए आपके गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल के अंदर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल के अंदर यहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल होगा, ग्रीन पिगमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और इसी के अंदर आपके वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये वैक्यूल हो गया। और इसके बाहर की तरफ क्या होते हैं, गार्ड सेल के बाहर की तरफ जो सेल्स हैं वो एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस वाले जो होते हैं ना वो प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे अब लेबलिंग मैं बताऊँ, ये है ओपन स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा यहाँ पे हमने शो किया है। इसकी लेबलिंग कैसे करेंगे, ये हमने क्या बनाया। हाँ, और एक बात ध्यान रखना,
जब भी तुम लेबलिंग कर रहे हो ट्राई करना कि एक ही साइड तुम लेबलिंग करो, है ना, दोनों जगह जगह तीर मत मार देना। तो ये हो गए आपके गार्ड सेल, गार्ड सेल बना दिए। ये हो गया वैक्यूल, ये हो गए आपके क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट आ गए। फिर ये जो स्टोमेटा यहाँ टर्जिड है, इसको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ ये है, इसको क्या कहेंगे, ओपन स्टोमेटा या ओपन पोर कह देंगे हम, ठीक है। ये एपिडर्मल सेल हो गई बाहर वाली, इनका भी न्यूक्लियस बना दो। अब अगले डायग्राम पे चलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम क्या है, क्लोज स्टोमेटा। ये हो गए आपके गार्ड सेल, इनमें ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। अब वैक्यूल बना देते हैं, यहां भी वैक्यूल होगा, ठीक है। अब चारों तरफ एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट है। सिंपल सा डायग्राम है, कोई भेद नहीं है इसको बनाने में। तो ऐसे फ्री के मार्क्स जहां मिल रहे हैं ले लो भैया, छोड़ो मत इन मार्क्स को, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको हाईलाइट करना है वो है यहाँ क्लोज्ड पोर, और यहाँ आप लिखोगे क्लोज्ड स्टोमेटा। ये डायग्राम आ गया, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एग्जाम में आएगा, है ना, ड्रॉ करने आएगा। तो ये ड्रॉ करने में ही पूछा जाता है डायग्राम। बाकी लेबलिंग सेम रहेगी। ये गार्ड सेल हो गई, ये ये वैक्यूल हो गया, एपिडर्मल सेल्स हो गई। अब आती है नेक्स्ट डायग्राम पे, ये है न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा। इंपॉर्टेंट डायग्राम है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है। देखो एक तो ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम, है ना, डायग्राम अच्छे से कर लेना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा पे। क्या पूछते हैं, डाइजेशन के जो स्टेप्स है कौन कौन से हैं। इंजेशन हुआ, इंजेशन के बाद आता है डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एसिमिलेशन, एसिमिलेट हो गया खाना, मतलब यूटिलाइज कर लिया फूड को, एब्जॉर्ब्ड फूड को। एसिमिलेशन होने के बाद इजेशन, मतलब कि फूड का जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे एक्सक्रीट आउट कर दिया। अब इसमें क्या देखना है तुम्हें, डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो तुम्हें डायग्राम भी ऑब्वियसली ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है, इरेगुलर शेप्ड होता है अमीबा, ठीक है। इसका ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया जी न्यूक्लियस। अब ये जो साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म जो है, इस साइटोप्लाज्म को भी 2 हिस्सों में बांटा जाता है। आउटर जो हो गया वो हो गया एक्टोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का बाहर का हिस्सा हो गया एक्टोप्लाज्म, और अंदर वाला हिस्सा जो होता है इसे कहते हैं एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, ठीक है। एंडोप्लाज्म हो गया, यहाँ पे फूड पार्टिकल आया था, कुछ फूड पार्टिकल आया। अब जब फूड पार्टिकल जैसे ही अमीबा के पास आता है तो अमीबा क्या करता है, अपने फिंगर लाइक फॉल्स फीट, जिन्हें सूडोपोडिया कहते हैं, एक ऐसे इरेगुलर प्रोजेक्शंस निकालता है जिसे सूडोपोडिया कहते हैं, मतलब कि फॉल्स फीट। तो सूडोपोडिया निकालेगा तो यहाँ पे तुम्हें वो दिखाना होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये तुमने दिखा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो अमीबा है इसके यहाँ पे सूडोपोडिया दिखा देना, बाकी तो अमीबा इरेगुलर है। ये भगवान, हाँ, मतलब कि उसने, अमीबा ने फूड को क्या कर रखा है, घेर रखा है चारों तरफ से। तुम ये दिखाओगे, ये देखो, ये हमने बना दिया न्यूक्लियस अमीबा का, ठीक है। ये फूड पार्टिकल यहाँ पे, ये साइटोप्लाज्म हो गया, फूड पार्टिकल इस सूडोपोडिया के अंदर ट्रैप्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें लेबल करना है सूडोपोडिया को, ये क्या हो गए, सूडोपोडिया हो गए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का प्रोसेस होगा, यहाँ पे ये हो गया अमीबा, ये हो गया न्यूक्लियस। अब जैसे ही फूड इनगल्फ हो गया, फूड पार्टिकल ये सूडोपोडिया से अंदर आ गया, तो अब इस फूड पार्टिकल के चारों तरफ क्या होता है,
ये हो गया जी फूड पार्टिकल आपका जो अंदर आ गया था। इस फूड पार्टिकल के चारों तरफ एक फूड वैक्यूल बन जाता है, दूसरे कलर से शो कर देते हैं। ये फूड वैक्यूल बन गया, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम बनेंगे जो क्या करेंगे, इस फूड का डाइजेशन करते हैं। ठीक है, फूड का डाइजेशन भी हो गया। अगला प्रोसेस क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सक्रीट आउट हो गया। अनडाइजेस्टेड फूड है, यहाँ पे क्या हुआ, वो फूड यहाँ पे जो डाइजेस्ट हुआ था वो एसिमिलेट हो गया और कुछ यहाँ पे एक्सक्रीट आउट हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ये तो अमीबा, नॉर्मल अमीबा है। तो अब इन प्रोसेसेस को बॉक्स में ऐड करना, ये क्या था यहाँ पे, ये जो सारा प्रोसेस है, ये सूडोपोडिया फॉर्मेशन होना, फूड पार्टिकल है, सूडोपोडिया फॉर्मेशन, ये तो हो गया आपका इंजेशन। यहाँ पे मैंने ज़्यादा बड़ा डायग्राम बना दिया तो मुझे ऐसे बनाने पड़ा, आप एक स्ट्रेट लाइन में बनाना। ठीक है, इस डायग्राम को। तो ये तो हो गया आपका इंजेशन। इंजेशन, उसके बाद यहाँ पे है डाइजेशन। देखो ये हो गया डाइजेशन। उसके बाद यहाँ पे हो गया क्या, इजेशन। इसको स्ट्रेट लाइन में, जैसे एनसीईआरटी का डायग्राम है, इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, ये हो गया आपका डायग्राम। इसके बाद देखो सारे डायग्राम अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करके देख लेना, लेबल करके देखना, ताकि आपकी विजुअल मेमोरी में वो चीज़ स्टोर हो जाए और आपको एग्जाम में याद रहे। ऐसे नहीं कि एक बार बुक में देखा और सीधा आप एग्जाम में ही बनाएंगे, पहले प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अब ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का जो डायग्राम है, इसका पहले ड्रॉ करना आता था, लेकिन अब नहीं पूछा जाता। तो ड्रॉ करना तो नहीं आता है ये जनरली, तो इसमें क्या करना है, आपको लेबलिंग पूछी जाती है। केस बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, या कुछ ऐसे आइडेंटिफाई द मिसिंग पार्ट, ऐसे कुछ एक्स पार्ट दे दिए, उसके बारे में केस बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो ऐसा कुछ आएगा। तो अब इसमें एलिमेंट्री कैनाल में क्या आता है, देखो स्टार्ट करते हैं बकल कैविटी से। आपकी टंग है यहाँ पे, बकल कैविटी है, बकल कैविटी से क्या होगा, आगे ईसोफेगस आता है जिसे फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप आके ओपन होती है स्टमक में। स्टमक आपका ये मस्कुलर ऑर्गन हो गया जहाँ पे आपका फूड आएगा। यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम जो गैस्ट्रिक जूस है वो आएगा, उसमें क्या होगा, HCl होगा, पेप्सिन होगा। तो वो क्या करते हैं, उनका अपने लाइफ प्रोसेसेस में फंक्शन पढ़ लिए होंगे। HCl एसिडिक मीडियम बनाता है, बैक्टीरिया को किल करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। फिर यहाँ से फूड जाता है पीछे की तरफ से होके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये आगे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये ओपन हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से फूड जाता 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 यहाँ एनस से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे ये हो गया डायफ्राम, जो आपके रेस्पिरेटरी में आपने पढ़ा है और आगे हम डायग्राम में भी पढ़ेंगे। डायफ्राम एक डोम शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, ये हो गया लीवर। लीवर भी एक एक्सेसरी ग्लैंड का काम करती है। लीवर क्या करती है, बाइल जूस बनाती है जो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है, जो बाइल को स्टोर करने का काम करता है लीवर के पास। और ये लीफ शेप्ड एरिया आपको दिखाई दे रहा है, लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर है ना, ये हो गई आपकी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो पैनक्रिएटिक जूस बनाती है, जो मैक्सिमम, जो पैनक्रिएटिक जूस है जो मैक्सिमम डाइजेशन करता है। ठीक है, तो ये पूरी लेबलिंग इसमें पूछी जा सकती है। तो देख लेना क्या क्या है, एक बार ड्रॉ करके देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे ड्रॉ करना नहीं आता, पर लेबलिंग ध्यान से पढ़ के जाना, क्योंकि वो पूछी जाएगी। और इस क्वेश्चन पे तो ऐसा है, तुम स्टार मार्क लगा लो, 10 तारे लगा लो चाहे इस क्वेश्चन पे मेरी तरफ से। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डायग्राम नहीं है ये, इसमें रेस्पिरेशन के बारे में बताइए, एनसीईआरटी का है, और एज इट इज डायग्राम भी दिया जा सकता है। अब इसमें क्या पूछते हैं, देखो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, साइटोप्लाज्म में इसका ब्रेकडाउन हुआ, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसे पायरुवेट कहते हैं वो बना। अब इस 3 कार्बन और कुछ एनर्जी रिलीज हुई। अब ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका रेस्पिरेशन हो रहा है, एब्सेंस में हो रहा है। तो क्या होता है, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है, यीस्ट के केस में ऐसा होता है, तो यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, जो कि आपकी इथेनॉल है, 2 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और थोड़ा बहुत एनर्जी, लेस एनर्जी रिलीज होती है। और वहीं अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, मतलब ऑक्सीजन कंप्लीटली एब्सेंट नहीं है लेकिन उसका अमाउंट बहुत कम है। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी जैसे हमारी मसल सेल्स में होता है, जब आप एक्सेसिव वर्कआउट करते हो, भागते हो, दौड़ते हो, आपकी सांसें फूलने लग जाती है, तो ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन
जिम वालों में एक्सेसिव एक्सरसाइज, कोई फिजिकल इंटेंस वर्कआउट है तो उसके टाइम पे क्या होता है, मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन कंपाउंड है और इस कंडीशन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनने की वजह से मसल्स जो हैं आपकी मसल फटीग देखने होता है, मसल्स में पेन होता है ना नया नया जब एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका रीजन ये लैक्टिक एसिड होता है। देन अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अच्छा खासा प्रेजेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये रेस्पिरेशन होता है, इसमें क्या होता है, CO2 बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी। यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी आप प्रोड्यूस होती है और यहाँ प्रॉपर कंप्लीट रेस्पिरेशन यहाँ पे होता है। तो ये जो पाथवे है ना ग्लूकोज के ब्रेकडाउन पे, इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। तो ध्यान रखना कि ये तीनों कंडीशन में क्या क्या होता है, किस तरह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, स्टार मार्क कर लो, अपने माथे पे लिख लो चाहे, पर इससे क्वेश्चन आ सकता है और 99% चांसेस है। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी डायग्राम ड्रॉ करना नहीं आएगा आपको, अगर डायग्राम ड्रॉ करना आता है, वैसे तो लेबलिंग पे क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे जनरली, पर यहाँ पे क्या होगा कि आपको देखो, अब इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, नाम को सेक्शन बाय टर्न एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, नेजल पैसेज में, यहाँ ड्रॉ भी कर दूंगी आपके लिए, नेजल पैसेज है, नेजल पैसेज से इधर से माउथ कैविटी से भी आ रहा है, दोनों कॉमन पैसेज क्या होता है नेजल कैविटी और माउथ का, वो होता है फेरिक्स। फेरिक्स से आगे ओपन हुआ ये लैरिंग्स में है ना, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज की कुछ रिंग्स है, ट्रेकिया कोलैप्स ना हो इसकी वजह से कार्टिलेज की रिंग से बना होता है ट्रेकिया। ट्रेकिया आगे ओपन होता है ब्रोंकाई में, 2 ब्रोंकाई डिवाइड हुई, एक एक लंग में एक एक गई, ब्रोंकाई आगे छोटी छोटी पाइप्स में टूटती है ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के एंड पे एक एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बहुत ही थिन सी एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है, थिन वॉल्ड, जिसके अक्रॉस जो गैसेस एक्सचेंज है वो होता है। और इसके नीचे ये बाहर रिब केज होगी, थोरेसिक कैविटी में रिब्स के अंदर एनक्लोज होते हैं ना आपके लंग्स, और नीचे ये जो मस्कुलर डोम शेप स्ट्रक्चर दिख रही है ये होता है डायफ्राम। ठीक है, तो ये हो गया, ये एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। अब इसका डायग्राम कैसे होता है एक बार हल्का सा बता देती हूँ। अब इसमें देखो, दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं हम। ये देखो, ये आपने बना दिया, देखो ये नेजल चैम्बर आया, नेजल कैविटी, ये ओरल कैविटी, ये फेरिंग्स हो गया है ना, यहाँ पे फिर ये आ गया लैरिंग्स जो वॉइस बॉक्स होता है, फिर ये हो गई ट्रेकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इस तरह से आपको बनाना है। फिर ये ट्रेकिया कैसे डिवाइड होता है, राइट और लेफ्ट में आपके डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ट्रेकिया हुआ, फिर इसके आगे छोटी छोटी पाइप्स ही आप दिखा दो है ना, ऐसा इस तरह से, क्योंकि बहुत सारी ब्रोंकाइज होती है, उनके चारों तरफ बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं। रुको, इनके यहाँ पे टिप्स पे ब्रोंक्यूल्स के एंड पे यहाँ जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सैक लाइक, इसे एल्वियोलाई कहते हैं, और इसी के चारों इसके अक्रॉस ही आपका जो गैसेस एक्सचेंज है होता है, और इसके सराउंडिंग में हो गए लंग्स। ठीक है, ये हो गया, इतने बड़े लंग्स नहीं होते, डायग्राम में मैंने रिप्रेजेंट किया वो थोड़ा डायमेंशन इधर उधर हो गया, लेकिन आपको इसी तरह से इस डायमेंशन के बनाने हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या हो गया, ये हो गया नेजल चेम्बर, फिर उसके बाद ये हो गया फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ये आ गया आपका लैरिंग्स जो वॉइस बॉक्स है, साउंड बॉक्स, ये हो गया ट्रेकिया जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से बना हुआ है। ठीक है, ये हो गई ब्रोंकाई जो राइट और लेफ्ट लंग में अलग अलग जाती है। ब्रोंकाई के बाद ये हो गए ब्रोंक्यूल्स,
ब्रोंक्यूल्स के बाद में क्या आता है ना, ब्रोंक्यूल्स के एंड पे यहाँ पे ये हो गई एल्वियोलाई, जिसके अक्रॉस गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये समझ आ गया यहाँ तक। चलो अगले डायग्राम पे आते हैं। ये हर्ट का डायग्राम। हर्ट का डायग्राम कभी भी आपसे ड्रॉ नहीं करवाया जाएगा, लेकिन लेबलिंग समझने के लिए लेबलिंग पूछी जाएगी। कोई लेबलिंग मिसिंग कर दी है, सारी की सारी लेबलिंग करवा ली, ABCD लिख दिया, आपको लेबल बताना है कि मैच करके कि कौन सा क्या लेबल है। तो इस पे आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब CBSE का पैटर्न क्या है, उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का नंबर बढ़ा दिया गया है, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा कि इससे डायग्राम तो कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको लेबलिंग समझ आ जाए कौन कौन से मतलब कि पार्ट कहाँ कहाँ है ना। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, सिंप्लीफाई करके हम ड्रॉ करते हैं। चलो चलो ड्रॉ करके खुद से भी देख लेना, है ना। देख के ऐसे नहीं कि हाँ समझ आ गया ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे डिपेंड नहीं रहना है। खुद से भी एक बार ड्रॉ करके ज़रूर देखना कि बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो तो एक बार ड्रॉ करके ज़रूर देख लेना। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गई। यहाँ ये लेबलिंग बताती हुई है आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, एओर्टा क्या है, एक पाइप जैसा दिखा देना है यहाँ से ऐसा। अरे भैया एक साथ 3 लाइन बनती है इस बोर्ड में। ये एक पाइप जैसा दिखा दिया, ये हो गया आपका एओर्टा। अब इसके बाद आपको जो वेना कावा, इसको दिखाने के लिए क्या करना है, एक टी जैसा स्ट्रक्चर, जैसे ये टी होता है तो ऐसा ही आपको टी बनाना है। इसके लिए क्या होगा, ये देखो ये बना टी, ये हो गई वेना केवा, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या है, वेना केवा एक यहाँ से नीचे से आती है, इंफीरियर वेना केवा, और यहाँ से एक पीछे से दिखा दो वेना केवा, ठीक है। ये हो गई वेना केवा। अब इसमें वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं एट्रिया और आपकी उसके वेंट्रिकल के बीच। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, यहाँ पे बाइकस्पिड, मतलब कि 2 कस्प प्रेजेंट है। अब इसकी लेबलिंग बताती हूँ तुम्हें स्टेप बाय स्टेप। ये क्या हो गई आपकी वेना केवा, ठीक है। ये हो गया राइट एट्रियम, अपर चैम्बर को एट्रिया कहा जाता है ना, राइट एट्रियम। ये हो गई राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये भी वेना केवा है, ठीक है। ये जो वाल्व है येलो कलर से जो दिखाई दिया है, ये वाल्व क्या हो गया आपका, थोड़ा क्रॉस हो गया, ये वाल्व क्या है, ये है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड, क्योंकि इसमें 3 कस्प है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। फिर इस साइड क्या होगा, ये हो गया आपका एओर्टा, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ये हो गए बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। लेबलिंग समझ में आ गई। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में ज़रूर बता देना। मेरे डायग्राम ज़्यादा अच्छे नहीं होते तो उस पर मत जाना कि मैम आड़ा टेढ़ा कुछ भी है, बट तुम्हें समझाने के लिए मैंने बना दिया है। बहुत अच्छी कोई ड्राइंग आर्टिस्ट नहीं है मैम तुम्हारी, है ना। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस दिया हुआ है, इसमें डबल सर्कुलेशन पाथवे आपको समझाया गया है बेसिकली। तो आपको इतना कॉम्प्लेक्स इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम बना सकते हैं। देखो कैसे, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, देखो तुम्हें हर्ट ऐसे बनाना है, यहाँ पे
ज़्यादा वो ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है कि वैसा फिगर ड्रॉ करना पड़े। अब इसमें क्या करना है, सीधा इसको अब क्या करो, 4 टुकड़ों में बांट दो। ऐसे भी बनाओगे ना मार्क्स मिल जाएंगे, वैसा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की नीड ही नहीं है। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मेहनत नहीं करते, जहाँ ज़रूरत है वहाँ करो ताकि मार्क्स आए। ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ आपको बनानी है बॉडी, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको डबल सर्कुलेशन भी बता देती हूँ। बॉडी बनाई आपने, ये क्या है बॉडी, मतलब सारे बॉडी पार्ट्स जो भी है आपको बॉडी उसको बता दिया। फिर उसके बाद आप ऊपर बनाओ, रेड कलर से बना देते हैं चलो। यहाँ आपने बनाए लंग्स, ठीक है। अब इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, गैसेस एक्सचेंज, वो यहाँ समझेंगे। अब देखो क्या होता है बॉडी से, बॉडी में आपका क्या हुआ, और जो सेल्स है उन्होंने इस ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लिया, CO2 ब्लड में डाल दिया कि भैया इसको जाके एक्सक्रीट करा के आ जाओ, इसको आप एक्सेल करा दो बॉडी से। तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, आपकी राइट एट्रिया में जाएगा। राइट एट्रिया में ब्लड गया, जिसमें क्या था, ऑक्सीजन कंटेंट तो कम था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो CO2 कंटेंट इसमें ज़्यादा था। CO2 वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड जिसे कहते हैं, वो आपका गया राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया से आया राइट वेंट्रिकल में। अब इस राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जाएगा, इस राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड आपका जाएगा लंग्स में, लंग्स में जाएगा, ठीक है। लंग्स में गया, इसमें भी ऑक्सीजन कम था, CO2 ज़्यादा था। अब ये गया, अब लंग्स क्या करेगी, एल्वियोलाई जहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है वो एल्वियोलाई क्या करेंगी, आपके इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ऐड कर देंगी, और इस ब्लड में जो CO2 ज़्यादा था, CO2 एक्सेसिव था, उसको एक्सेल कर देंगी, एक्सक्रीट आउट करा देंगी, इन्वायरमेंट में एक्सपायर करा देंगी। तो क्या होगा, अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लंग से, ये आएगा आपकी लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया में आया, किस लिए आया, ताकि ये बॉडी में सर्कुलेट हो सके। ये लेफ्ट एट्रिया में लंग्स भेज देते हैं कि भैया मैंने प्योरीफाई कर दिया इस ब्लड को, इसमें आपके ऑक्सीजन रिच ब्लड है, इसमें CO2 बहुत कम है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड आया लेफ्ट एट्रिया से, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने इस ब्लड को बॉडी में भेज दिया कि ताकि वो सेल्स है जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोडक्शन कर सके, रेस्पिरेशन कर सके, तो वो बॉडी में चला गया। तो ये साइकिल चलता रहता है। तो जो हार्ट से 2 बार ब्लड पास हुआ, पहले बॉडी से आके हार्ट में गया, फिर लंग्स में गया, फिर लंग्स से वापस हार्ट में आया, फिर बॉडी में गया। तो लंग्स से जो 2 बार ब्लड पास हुआ, इसी प्रोसेस को कहते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। अब अगला क्वेश्चन है, अगला डायग्राम है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का इसको सिंप्लीफाई करके समझते हैं। 2 किडनी है, जो आपकी राइट किडनी है हल्की सी नीचे होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीवर, लीवर प्रेजेंट है इस वजह से, है ना। तो स्लाइटली इसको नीचा दिखाते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ तुम्हें, तुम भी चकाचौंध हो जाओगे डायग्राम देख के, है ना। अब यहाँ पे ये किडनी बनी है, थोड़ी आड़ी टेढ़ी बनी है बट ठीक है। अब ये किडनी का डायग्राम बन गया, ठीक है। ज़्यादा उस पर भी नहीं जाना, नीट एंड क्लीन होना चाहिए डायग्राम। अब इस किडनी से क्या होता है, एक तो इसमें खुलती है आपकी रीनल आर्टरी, ठीक है, रीनल आर्टरी, ये हो गई रीनल आर्टरी। आर्टरी रेड कलर से दिखाई है क्योंकि ये क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। अब दिखाएंगे हम रीनल वेन, जो कि ब्लू कलर से दिखाएंगे क्योंकि इसमें क्या है, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये कहाँ से एक्स्ट्रा ड्रॉ हो जाता है भैया इसमें, ठीक है। ये हो गई रीनल वेन।
ये हो गई। अब इसी आपकी जो किडनीज है इनसे क्या आता है, यूरेटर निकलता है। ये देखो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, इनसे यूरेटर निकल के आ रहा है हर दोनों किडनी से। ये यूरेटर क्या करता है, जो नेफ्रॉन ने ब्लड को फिल्टर किया, जो वेस्ट बचा, जो यूरिन का प्रोडक्शन हुआ, ये यूरिन आता है यूरेटर के थ्रू और ये ओपन हो जाता है आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब इसकी लेवलिंग देखें तो क्या हो गई, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन स्टोर रहता है जब तक ये फुल नहीं होता। ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गए यूरेटर, ये हो गई किडनी, ये हो गई आपकी रीनल वेन। रीनल नाम कैसे आया, रीनल मतलब कि किडनी, रीना वर्ड यूज होता है किडनी के लिए। ये हो गई रीनल आर्टरी, ठीक है। चलो ये सिंपल सा डायग्राम आपको बनाना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। मेरे डायग्राम थोड़े इधर उधर हो जाते हैं। बेसिकली तुम्हें लेबलिंग समझाना और इसको सिंप्लीफाई करके समझाना है, यहाँ मोटिव है। तो उस पर मत जाना कि मैम टेढ़ा मेढ़ा है, ये इस बोर्ड पे मेरा हाथ थोड़ा सेट नहीं बैठ रहा, इसलिए थोड़े ऐसे ही डायग्राम बन रहे हैं। अब स्टार मार्क कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम नेफ्रॉन का एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है नेफ्रॉन का, है ना। इसमें बहुत उलझा हुआ है लेकिन सिंप्लीफाई तरीके से हम पढ़ेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। कैसे करना है ये देखो, यहाँ ड्रॉ करते हैं, मैं बताती हूँ कैसे ड्रॉ करना है। देखो ये हो गया बाउमेन्स कैप्सूल, ठीक है। बाउमेन कैप्सूल से इधर ऐसा घुमावदार सी एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ठीक है, ये ऐसा। और ये जो लूप बना है ये हो गया आपका लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले आगे ऐसा, फिर एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर आती है जो डीसीटी हो गई आपकी, और ये डीसीटी आगे ओपन हो जाती है कलेक्टिंग डक्ट में। वाह सुंदर बना दिए, है ना। इसको भी आगे बताऊंगी, रुको लेबल करेंगे जब और समझाऊंगी। ये बाउमेन कैप्सूल हो गया। अब यहाँ पे क्या आता है, ये आर्टरी आई जो इफरेंट आर्टरी इसे कहते हैं इफरेंट आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, ये कैपिलरीज में टूट जाएंगी या नेटवर्क टाइप बन जाएगा, एक नेटवर्क बना। और ये आगे एक नैरो ट्यूब में, इफरेंट तो होती है ब्रॉड, यहाँ पे एफरेंट जो है ये नैरो होती है, ठीक है, इसमें खुलेगी और ये यहाँ से क्या होती है, इस पर पूरा लूप हो जाती है ताकि रीएब्जॉर्प्शन हो सके। तो ये आर्टरी जो है ये आगे लूप हो जाती है ताकि इसमें से जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल आ गए हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन हो सके और लास्ट में यूरिन प्रोडक्शन हो जाए। तो ये क्या होता है, अब ये इनको लेबल करते हैं। चलो ये तो हो गया बाउमेन्स कैप्सूल। तो एग्जाम में आपको ऐसा डायग्राम बनाना है, इतना कॉम्प्लेक्स जो एनसीईआरटी में दिया है वो नहीं बनाना। फिर ये आती है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये हो गया आपका लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद ये जो कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है ये है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो आगे ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। और बाउमेन कैप्सूल के अंदर ये जो आर्टरी आके कैपिलरीज में ब्रेक डाउन हुई है इसको बच्चों कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये हो गई एफरेंट, एफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल जो कि ब्रॉड होती है। ये होती है इफरेंट, यहाँ से जो निकली है इफरेंट आर्टीरियोल, इतना नहीं भी लिखोगे तो चलेगा बट ग्लोमेरुलस ज़रूर लिख देना, है ना। और ये इसी पे कॉइल्ड होती है ताकि ब्लड से बाकी सब्सटेंस जो फिल्टर होगा जब ब्लड का तो बाकी रीअब्जॉर्ब हो सके ब्लड में अब वापस, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आपको न्यूरॉन का डायग्राम पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है आपने, देखो अब ये डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है, ये देखो आगे प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं तुम्हें, ये न्यूरॉन का डायग्राम पूछा जाएगा, नीट एंड क्लीन डायग्राम बना देना। ये हो गई इसकी नर्व एंडिंग, एक्सॉन हो गया, एक्सॉन की नर्व एंडिंग हो गई, ठीक है।
और इस न्यूरॉन के ऊपर, एक्सॉन के ऊपर यहाँ पे कुछ सेल्स होती है जिन्हें श्वान सेल्स कहते हैं, वो प्रेजेंट होती है, और दो श्वान सेल्स के बीच का जो गैप है उसे कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ये आपका डायग्राम होगा, सिंपल सा डायग्राम है, कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यूक्लियस है ये इसका, सेल बॉडी का। अब इसकी लेबलिंग पे आते हैं। सिंपल सा डायग्राम है, पे एग्जाम में अगर आए क्वेश्चन, एग्जाम में नहीं भी ड्रॉ करने पूछा हो तो भी ड्रॉ कर देना, टीचर का थोड़ा प्रेजेंट, टीचर के आगे थोड़ी अच्छी इमेज बनती है, ठीक है। तो ये तो हो गए डेंड्राइट्स, जो आगे ब्रांचेस जो दिखाई दे रही है, ये इम्पल्स को रिसीव करने का काम करती है, जो स्टिमुलस आए उसको रिसीव करने का काम करती है। ये न्यूक्लियस, ये वाला जो पार्ट है साइटोप्लाज्म वाला, इसे कहते हैं सेल बॉडी, सेल बॉडी, ठीक है। फिर ये जो एक्सटेंशन है इसे कहते हैं पूरे को एक्सॉन। लंबी ये जो स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो रही है सेल बॉडी से उसको कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर श्वान सेल्स प्रेजेंट होती है, श्वान सेल्स, ठीक है, श्वान सेल्स, और इनके बीच का जो गैप है वो होता है नोड्स ऑफ रेनवियर। दो श्वान सेल्स के बीच का गैप है उसे कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ये क्या करती है, जो एक्शन पोटेंशियल है नर्व का, किसी भी सिग्नल का ट्रांसमिशन है उसे फास्ट बनाती है, बहुत ज़्यादा साल्टेटरी मूवमेंट कराती है, ठीक है। ये इसके एक्सॉन एंडिंग होगी, एक्सॉन टर्मिनल हो गए, एक्सॉन टर्मिनल, टर्मिनल क्योंकि एंड पार्ट है, टर्मिनेटिंग पार्ट, एक्सॉन टर्मिनल हो गया। ये जो बल्ब जैसी स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब। और एक एक्सॉन, एक न्यूरॉन जहाँ पे एंड होता है ना, यहाँ एंड होगा, ये बीच में कुछ स्पेस होगा, इसके आगे दूसरा न्यूरॉन होगा, तो ये बीच का जो स्पेस होता है दो न्यूरॉन के बीच का, इसको कहते हैं सिनेप्स। सिनेप्स पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये डायग्राम आपको बनाना है अगर न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आती है। सिंपल सा डायग्राम है, कलर वलर करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पेंसिल से बनाना। लेबलिंग ज़रूर अच्छे से कर देना, नीट एंड क्लीन हो, ज़्यादा कलाकारी नहीं, कोई आर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक क्लियर डायग्राम हो जिसमें सब कुछ विजिबल है, सारी लेबलिंग अच्छे से दिखाई दे रही है, उतना इनफ है। कलाकार बनने की ज़रूरत नहीं है, आर्टिस्ट बनने का एग्जाम नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का ऐसे समझो फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो देखने मिल ही जाता है। अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो डायग्राम में आपको ये ताम झाम नहीं बनाना है। आपको क्या बनाना है, आपको देखो सिंपल सा एक फ्लो चार्ट में इसको बनाना है। यहाँ मैंने स्पेस रख रखा है ना, हाँ देखो क्या होगा, यहाँ से कोई स्टिमुलस आया, ये डायग्राम बनाना है आपको। स्टिमुलस आया, स्टिमुलस से क्या होगा, बहुत अच्छे वे में ये आपको बना के दिखाती हूँ मैं। स्टिमुलस आया, स्टिमुलस से क्या होगा, एक मिनट रुको, स्टिमुलस आ गया। अब स्टिमुलस क्या होगा, इसको रिसीव कौन करेगा, रिसेप्टर, जो भी रिसेप्टर ऑर्गन होगा वो रिसीव करेगा, ठीक है। रिसेप्टर ने रिसीव किया और अब जो सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है वो सिग्नल लेके जाएगा। सेंसरी न्यूरॉन आया, वो सिग्नल लेके गया और उसने सिग्नल किसको दिया, जाके सिग्नल देगा वो जाके सेंसरी न्यूरॉन, इसने सिग्नल दिया आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड को। रिफ्लेक्स एक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। स्पाइनल कॉर्ड को जाके सिग्नल दिया कि भैया हटा लो वरना मारे जाओगे, वरना नुकसान कर बैठोगे। तो जब स्पाइनल कॉर्ड के पास आया, स्पाइनल कॉर्ड के पास जब आया कि भैया अब करना पड़ेगा, हाथ तो हटाना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, मोटर न्यूरॉन को भेजती है कि भैया जाओ उसे बोलो कि भोलेपन में अपना नुकसान ना कर बैठे, अपना हाथ पीछे हटा ले, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके ज़्यादा अपने आप को हीरो ना समझने लगे, खतरों के खिलाड़ी ना बन जाए। तो मोटर न्यूरॉन आएगा और जो इफेक्टर ऑर्गन है, जो इफेक्टर है उसे बोलेगा कि भैया रिस्पॉन्स शो कर दो। इफेक्टर ऑर्गन को आके बोलेगा और इफेक्टर को ऑर्गन को आगे आके बोला तो रिस्पॉन्स शो हो जाता है, ठीक है। बस इनको करना क्या है, जब ये बना रहे हो ना, इसको सीक्वेंस में बना देना, ऐसे बना दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इनको डब्बों में पैक कर देना ताकि थोड़ी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है इससे। जैसे इसको तो आपको तामझाम बनाने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम में स्केल वगैरह लेके जाना ताकि आप अच्छे से थोड़ा नीट एंड क्लीन अपना आंसर प्रेजेंटेशन कर सको।
बस इनको ऐसे डब्बों में डाल देना ताकि थोड़ा बढ़िया लगे एग्जामिनर को देखने में। ठीक है, क्लियर है? ऐसे एरो वैरो लगा देना भैया कि थोड़ा बढ़िया सा दिखाई दे जाए। उसके बाद अगले डायग्राम पे आ जाते हैं, ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम। इतना अजीब सा डायग्राम है, तुम छोटे छोटे बच्चे हो, तुमसे ऐसा तो ड्रॉ नहीं करवाएंगे। तो ये ड्रॉ करने नहीं आता, इसमें भी लेबलिंग पूछी जाती है, लेकिन लेबलिंग भी अच्छे से समझ लो। लेबलिंग अच्छे से समझनी है कि लेबलिंग है क्या, कैसे कैसे पार्ट है। देखो ब्रेन के चारों तरफ एक क्रेनियल कैविटी होती है, स्कल होता है, जो क्रेनियल कैविटी, जो बोनी कवरिंग होती है ब्रेन की, हार्ड केस जिसे ब्रेन क्रेनियल कैविटी जिसे स्कल कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं, इसे ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अब क्रेनियल कैविटी के अंदर, इस क्रेनियम के अंदर 3 तरह की प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है, 3 मेनिंजेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, 3 मेनिंजेस हो गए, उनके अंदर आपका ब्रेन होता है। अब पहले आता है फोर ब्रेन, आपने थ्योरी पार्ट में पढ़ा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो ये हो गया आपका फोर ब्रेन, जिसमें आपका एक तो सेरिबेरम आ गया, सेरिब्रम आ गया, जिसमें फोल्ड्स होते हैं, अलग अलग बहुत सारे फोल्ड्स दिखाई देते हैं। तो जितने ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं जिसके ब्रेन में, वो उतना ही इंटेलिजेंट होता है, उसका आईक्यू हाई होता है, ऐसा माना जाता है। तो ये सेरिब्रम पार्ट हो गया जो फोर ब्रेन में आता है। फिर ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी आपके फोर ब्रेन के ही पार्ट है। ठीक है, उसके बाद मिड ब्रेन आपको सिंपल दिखाई नहीं देगा, जब आप ब्रेन को कट करके एक सेक्शन देखते हो तो ये ब्रेन का पार्ट दिखाई देता है। तो ये हो गया मिड ब्रेन, जो ये वाइट कलर की स्ट्रक्चर इसमें दिखाई दे रही है, ये हो गया मिड ब्रेन। फिर उसके बाद हाइंड ब्रेन में ये आगे पॉन्स, फिर यहाँ पॉन्स के बाद ये है मेड्यूला, मेड्यूला के बाद यहाँ ये पेड़ जैसी जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये हो गया सेरिब्रम, और फिर मेड्यूला आगे कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो ये लेबलिंग आप ध्यान रखनी है, एग्जाम में आपसे लेबलिंग केस बेस्ड क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद ये आपके ग्लैंड्स का क्वेश्चन आ गया, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड दी गई है, ये भी आपको ड्रॉ करना नहीं आएगा, इस पे केस बेस्ड क्वेश्चन, लेबलिंग, ये सब पूछी जाएगी। तो अब ग्लैंड्स क्या क्या होती है, देखो ब्रेन में आपके हाइपोथैलेमस होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड होगी जो फोर ब्रेन में हमने पढ़ा, पीनियल ग्लैंड पीछे एक मटर के दाने जैसी छोटी सी पी साइज एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं, मेल फीमेल दोनों में सेम है। फिर यहाँ पे गले में थायराइड ग्लैंड होती है ना, ट्रेकिया के पास थायराइड ग्लैंड हो गई, फिर उसी के पास पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस है। अगर एक ग्लैंड दी होगी, देखो ये थायराइड दी है, तो इस एक मिसिंग होगी तो आपको पता चल जाएगा थायराइड आ गई, मतलब दूसरी पैराथायराइड है। ठीक है, थायराइड, पैराथायराइड। फिर यहाँ पे चेस्ट कैविटी के अराउंड थाइमस ग्लैंड होती है, जो क्या करती है, एक हार्मोन बनाती है और इम्यूनिटी को कंट्रोल करती है ये, एंड विद एज इसका साइज डिक्रीज होता रहता है, आपने चैप्टर में पढ़ा था। थाइमस हो गई। थाइमस के बाद क्या होता है, किडनी के ऊपर यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो एड्रीनलिन हार्मोन आपका 3F हार्मोन, फाइट फ्लाइट फियर वाला हार्मोन प्रोड्यूस करती है। पैनक्रियाज हो गया जो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों फंक्शन है, इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ग्लूकागॉन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियाज आ गया। फिर मेल के केस में टेस्टिस होते हैं, जो मेल सेक्स हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन है उसका प्रोडक्शन करते हैं। फीमेल के केस में ओवरी होती है, यूट्रस होता है जो कि क्या करते हैं, आपके फीमेल सेक्स हार्मोन जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है इनका फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये आ गया। फिर आप आ जाते हैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, हमारे रीजेनरेशन पार्ट में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लेनेरिया में। सिंपल सा डायग्राम इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, इसका ड्रॉ भी करना आ जाएगा, तो बहुत कोई झंझट वाली बात तो है नहीं। इसमें क्या होता है, प्लेनेरिया को कट किया, कट करके जितने पार्ट्स में प्लेनेरिया कट हुआ, हर पार्ट एक नया प्लेनेरिया बना देगा, मतलब कंप्लीट रीजेनरेशन होता है। ठीक है, इसको ड्रॉ करना पूछा जा सकता है। फटाफट से आते हैं हमारे नेक्स्ट डायग्राम पे। अगला डायग्राम है बडिंग इन हाइड्रा। इसमें क्या होता है, इस डायग्राम में आपको ड्रॉ करना भी आ जाएगी, सिंपल सिंपल से डायग्राम है। ये देखो प्लेनेरिया का भी सिंपल है, इसमें कोई ताम झाम तो है नहीं कि मैं ड्रॉ करके अलग से दिखाऊं, तो इसमें कोई लेबलिंग भी है नहीं, बस रीजेनरेशन दिखाया है, मतलब इसको 3 टुकड़ों में दिखाओ, 3 टुकड़े नए ग्रो हो गए। वैसे ही बडिंग में भी क्या होता है, देखो इस तरह से बना देना, इसको टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना दो, ये तो डायग्राम ही ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नीचे बड दिखा दिया आपने, ये ऐसा कुछ बड दिखा दिया। ये क्या होगा, ये बड हाइड्रा में ये बड है जो आगे जाके ग्रो होगा, जैसे ही मैच्योर होता है ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होगा और एक नया हाइड्रा बना देगा, और ये हो गए हाइड्रा के टेंटिकल्स। सिंपल सा डायग्राम है, इसमें तो बहुत इजी सा है, बट छोटे छोटे इजी डायग्राम जो होंगे वो तुमसे ड्रॉ करवाए जाएंगे, तो ड्रॉ करके आना डायग्राम, कोई भी डायग्राम छोड़ना मत। फिर ये स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, इसका सिंप्लीफाई करके बनाते हैं। इसमें क्या है, देखो क्या है इस डायग्राम में, चीनू सा डायग्राम है, इसमें क्या है, कुछ अलग है। इसमें देखो ये हो गए आपके राइजोइड्स,
ठीक है। ये इसमें यहाँ पे ये स्पोरेंजियम जो है इसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है, ये हो गया स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम इसके अंदर क्या होते हैं आपके स्पोर्स प्रेजेंट होती है, आपने स्पोर्स दिखा दिए, बस हो गया डायग्राम खत्म। इतना ही बनाना था, स्पोर फॉर्मेशन इन रेजोपस हो गया। ठीक है, अगला डायग्राम है फ्लावर का। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब इस फ्लावर का डायग्राम हम यहाँ ड्रॉ करके देख लेते हैं कि क्या कुछ है इसमें। देखो सबसे पहले तो ये हो गई आपकी सेपल्स, जो ग्रीन कलर की लीव्स है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर ग्रीन कलर की दिखाई हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गई है सेपल्स। अब इस सेपल के ऊपर आपका फ्लावर दिखाई दिया हुआ है। पहले आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाएंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये हो गया आपका ओवरी। बेसल का जो एनलार्ज पार्ट होता है ये होता है ओवरी। ठीक है, ओवरी, ओवरी के आगे स्टाइल हो गया, लॉन्ग स्टोक जैसा होता है स्टाइल। स्टाइल के ऊपर एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म जैसी स्ट्रक्चर होती है जो हो गई स्टिग्मा। ये हो गया, देखो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पे ओवरी के अंदर ओव्यूल, एग अपरेटस सब कुछ यहाँ प्रेजेंट होता है। फिर ये दिखा दिया, ठीक है, ओवरी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट शो करना है, तो हम येलो कलर से दिखा देते हैं। तो इसका क्या हुआ, एक फिलामेंट आएगा ऐसे, फिलामेंट लॉन्ग स्टोक होता है जिसके ऊपर एंथर होता है। ठीक है, यहाँ पे बाई लोब्ड एक एंथर दिखा दिया। इधर से भी एक स्टॉक आएगा, इसके ऊपर एक एंथर ऐसा दिखा दिया। अब यहाँ पे कलर्ड पार्ट जो है फ्लावर का पिंक कलर से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे बस कुछ ही नहीं, बस ये बन गया फ्लावर। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखो ग्रीन कलर का जो पार्ट है इन पेटल्स को कह दिया सेपल। ये कलर्ड पार्ट है जो अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, इन्हें कहते हैं पेटल्स। ठीक है, सेपल हो गई, पेटल हो गई। उसके बाद ये जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये हो गया फिलामेंट। फिलामेंट के ऊपर लॉन्ग स्टॉक हो गया ये फिलामेंट। इसके ऊपर ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर है ये हो गई एंथर, है ना। और इन दोनों को कलेक्टिवली मिला के हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और वहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या हो गया, ये हो गई आपकी ओवरी। ओवरी के बाद ये जो लंबा सा एक स्ट्रक्चर है ट्यूब जैसा, इसको कहते हैं स्टाइल। और स्टाइल के ऊपर ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म जैसा है, इसे क्या कहते हैं, स्टिग्मा, जहाँ पे पोलन ग्रेन आके लैंड होता है। ठीक है, और ये तीनों स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों मिलके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पिस्टिल। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं कलेक्टिवली स्टेमन। तो ये आपको लेबलिंग कर देनी है, इजी सा है, बहुत सिंपल तरीके से डायग्राम बनाना है। बस डायग्राम ऐसा होना चाहिए जिसमें सारी लेबलिंग दिखाई दे रही है, हर पार्ट दिखाई दे रहा है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होकर कलाकारी में उसमें घुसना नहीं है, बस एग्जामिनर को पता चलना है। बस तुम्हें इतना एग्जामिनर को बताना है कि भैया हमें पता है, हम इतना जानते हैं कि इसमें क्या क्या है और कैसा कैसा दिखता है। तो बस एक ओवरव्यू दिखाना है, बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत सिंपल सॉर्टेड तरीके से तुम्हें। चलो, ये पोलन जर्मिनेशन वाला डायग्राम है। इसका डायग्राम ड्रॉ करना भी आ सकता है, सिंपल सा डायग्राम है। इसमें तुम्हें देखो, या तो ये हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर से लिया है, ये रिप्रोडक्शन में भी आ सकता है, या फिर आप कीमोट्रॉपिज्म जब पढ़ते हो वहाँ पे आपको वहाँ पे भी ये डायग्राम आता है कि पोलन ट्यूब का जो जर्मिनेशन होता है टुवर्ड्स ओवरी, वो केमिकल मीडिएटेड होता है ना, बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो इसमें भी ये पूछा जाता है, ये डायग्राम वहाँ भी आ जाता है। तो इसको ड्रॉ करना कोई सिंपल सी बात है। ये स्टिग्मा हुआ, ये स्टाइल आया, थोड़ा सा ब्रॉड बना लेते हैं ताकि पोलन जर्मिनेशन दिखा सके। स्टिग्मा, स्टाइल, ये हो गई ओवरी, बेसल एंड लार्ज पार्ट ओवरी। ठीक है, अब इस ओवरी में आपने बना दिया एग अपरेटस पूरा, ओव्यूल और सब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, पोलन आपको जर्मिनेशन दिखाना है। ये पोलन ग्रेन है, एक पोलन ग्रेन यहाँ भी पड़ा है, बट ये जर्मिनेट नहीं हो पा रहा। लेकिन ये पोलन जो है भैया ये जनरेट हो चुका है। ये पोलन ट्यूब आई, जनरेट हुई और इधर आएगी यहाँ तक, ओवरी तक। और यहाँ पे अपना पोलन जो गैमीट है, जो मेल गैमीट है, उसको ओवरी में रिलीज करा देगी ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके।
ठीक है। और यहाँ पे आपको पता ही है कौन कौन सी सेल्स होती हैं। यहाँ 3 एंटीपोडल सेल हो गई, 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गई, यहाँ पे एक एग सेल होती है और 2 सिनर्जिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आपको सारी वो कर देनी है। देखो ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन ये किस पे, स्टिग्मा पे जर्मिनेट होता है। ठीक है, स्टाइल से होते हुए जाता है, स्टाइल मारता हुआ जाता है ओवरी तक। ये हो गई ओवरी। ठीक है, पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो रही है ओवरी में। फीमेल जर्म सेल, इसको आप दिखा दोगे, ये रहा ओव्यूल या फीमेल जर्म सेल जिसे आप बोलते हो, जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फीमेल जर्म सेल। ठीक है, तो ये सिंपल सा डायग्राम आपको बना के दिखाना है। बहुत ही गंदा डायग्राम बन रहा है, मेरे तो बहुत ही गंदे, कोई बात नहीं, पर तुम अच्छे बनाना है ना। अब उसके बाद ये सीड जर्मिनेशन का एक डायग्राम आपके दिया हुआ है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। इसको जब ड्रॉ करने की बारी आएगी तो एक ऐसे डंडी बनाना, मेरे डायग्राम पे मत जाना, बस जो मैं तुम्हें ज्ञान बांटती हूँ ना उसे सीख लेना। देखो ये ज़्यादा ही बड़ा बना दिया। लो, ये 2 कॉटिलिडन हो गए, है ना। बीच में ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई। इसमें आपको क्या दिखाना है, ये तो एक साइड दिखाते हैं। ये तो हो गया प्ल्यूम्यूल जिससे शूट बनेगी, प्ल्यूम्यूल। ये हो गया रेडिकल, ठीक है। और ये हो गए आपके कॉटिलिडन। ये हो गए कॉटिलिडन्स। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको सिंपल सी लेबलिंग करनी है और ये डायग्राम आपको बनाना है। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम है, ये आपको ड्रॉ नहीं करवाया जाएगा, ना मेल का ना फीमेल का, ये ड्रॉ करना नहीं आता। इसकी लेबलिंग पूछी जाती है। ठीक है, लेबल करना आपको आना चाहिए। इसमें क्या करना है, देखो ये टेस्टिस है जो स्क्रोटम में सैक लाइक पाउच में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टेस्टिस प्रेजेंट है, यहाँ से क्या होता है, वास्ट डिफरेंस निकलती है जो स्पर्म्स को कैरी करती है। कलर चेंज कर लेती हूँ। ये क्या करती है, स्पर्म्स को कैरी करती है और स्पर्म्स को कैरी करते करते यूरिनरी ब्लैडर पे लूप होती है और लूप होते होते यहाँ देखो सेमिनल वेसिकल नाम की एक ग्लैंड है, इससे मिलती है, दोनों मिले और इसकी डक्ट और इसकी डक्ट दोनों मिलके एक डक्ट कॉमन, दोनों देखो इधर से वास्ट डिफरेंस आई, इधर से सेमिनल वेसिकल के, दोनों ने मिलके एक डक्ट बना ली। ये हो गई कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट आगे जाएगी, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन आएगा, इधर काउपर्स ग्लैंड होती है, ये सब मिलके सबका सिक्रीशन आता है, तो अल्टीमेटली लास्ट में सीमन बनता है। ठीक है, तो ये आया, ये सारा स्पर्म्स और जो सीमन है वो आएगा और आगे ओपन हो जाता है यूरेथ्रा में। ये मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल कॉपुलेटरी पार्ट है जिसे पीनस कहते हैं और इससे यूरेथ्रा पास होता है। ठीक है, और ये हो गया आपका यूरिनरी ब्लैडर। तो मेल में यूरेथ्रा से यूरिन भी पास होता है और स्पर्म्स भी पास होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फीमेल में वही क्या होता है, फीमेल में भी आपसे लेबलिंग पूछी जाएगी। इसमें क्या है, सिंपल सी चीज़ है, ये देखो ओवरीज हैं जो यूट्रस की वॉल से लिगामेंट से अटैच है। ठीक है, ओवरी आ गई, ये हो गया यूट्रस, है ना। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जितना एनसीईआरटी में दिए उतना ही पूछेंगे। ये हो गई ओवरी से यहाँ जुड़ती है ओविडक्ट, है ना। इसमें आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, थोड़ा ड्रॉ करके भी अभी दिखा दूंगी, है ना। ये फेलोपियन ट्यूब हो गई जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो आगे जाके नैरो होते हुए यूट्रस में ओपन हो जाते हैं और यूट्रस के यहाँ पे एंड पे सर्विक्स प्रेजेंट होता है। सर्विक्स आगे ओपन होता है वेजाइना में और सर्विक्स और वेजाइना दोनों मिलके बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं जहाँ से बेबी का बर्थ होता है। ठीक है, बर्थ कैनाल इंपॉर्टेंट है, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यू टाइप या कुछ भी। अब इसका डायग्राम देखो, सिंपल सा अगर बना के बताऊं तो किस तरह से होगा। ये डोम शेप्ड यहाँ से होता है यूट्रस का पार्ट, एक सिंगल साइड से बना के दिखा देती हूँ समझाने के लिए। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो गए जो फिम्ब्रे होते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे आपकी ओवरीज प्रेजेंट होती है और इसके अंदर ये हो गई यूट्राइन एंडोमेट्रियम। यूट्रस का ये पार्ट हो गया सर्विक्स,
सर्विक्स जो आगे जाके वजाइना में ओपन होता है। हाफ पार्ट मैंने यहाँ शो किया है। ये क्या हो गया आपका यूट्रस, ये हो गई फैलोपियन ट्यूब जिसे ओविडक्ट भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसमें आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं यहाँ पे ओवरी के पास, जिन्हें फिम्ब्रे कहा जाता है, फिम्ब्रे। ये हो गई ओवरी जो यूट्रस से अटैच होती है लिगामेंट से। ठीक है, और इसके बाद ये यहाँ पे यूट्रस के जो यहाँ नैरो पार्ट होता है ये हो गया सर्विक्स। सर्विक्स आगे ओपन होता है वजाइना में, और दोनों मिलके क्या करते हैं, बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, चलो अगला डायग्राम, ये आपके हेरिडिटी पार्ट में दिया हो, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए तो इसमें बताना यही है कि अगर पूछ ले कि ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करे, किस तरह का भी क्वेश्चन इस पे आ जाए, ड्रॉ करना तो नहीं आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इंडिविजुअल था, यहाँ उसमें कुछ वेरिएशन आई, इधर वाली मतलब अगर एक पेरेंट के दो बच्चे हुए, दोनों में कुछ कुछ वेरिएशन आएंगी, वो वेरिएशन आगे और वेरिएशन बढ़ती जा रही है। तो ये जो वेरिएशन हर जनरेशन टू जनरेशन आती जा रही है, मतलब कि वेरिएशन आती जा रही है, हम इवॉल्व होते जा रहे हैं, तो यहाँ वेरिएशन दिखाई गई है। ठीक है, कि जैसे जैसे अगली नेक्स्ट जनरेशन आती जा रही है, ओवर द जनरेशन वेरिएशंस आती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर ये इसमें सैम्पल पेपर 2024 के सैम्पल पेपर में इस पे क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई के। इसमें ये क्या दिया है, एक ट्रेट दिया हुआ है, इसमें आपको अटैच ईयर लोब ये दिखाया फ्री ईयर लोब, फर्स्ट इमेज में फ्री ईयर लोब ह्यूमंस का एक ट्रेट शो किया है, ये है अटैच ईयर लोब। इसमें क्या है, जो ईयर लोब है वो अटैच है ना, अटैच ईयर लोब। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें फ्री ईयर लोब जो है ये डोमिनेंट ट्रेट होता है, और अटैच जो है वो होता है रिसेसिव। अटैच ईयर लोब है रिसेसिव। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आए तो बता देना, ये फ्री ईयर लोब है, ये है अटैच। देखो यहाँ से ये कान फ्री है ना, पूरा सर्कल से एक दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे पूरा अटैच्ड है, तो ये आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद ये सेक्स डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन आता है। इसमें आपको ऐसा ताम झाम नहीं बनाने की ज़रूरत है। इसमें क्या करना है, आपको फादर दिखाना है। यहाँ आपने लिखा फादर, यहाँ लिखा आपने मदर। ठीक है, सिंपल सॉर्टेड सा लिखना है, ऐसा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। फादर में क्या होता है एक्स वाई, सेक्स क्रोमोसोम हम लिख रहे हैं। मदर में होते हैं एक्स एक्स, इसके गैमीट क्या होंगे, दो गैमीट बनेंगे, एक बनेगा एक्स, दूसरा बनेगा वाई, और यहाँ भी बनेगा एक्स, एक ही तरह का बनेगा, दोनों में एक्स एक्स ही आएंगे। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे हम, अब हम इनका पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। चलो पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं भैया। ये पुनेट स्क्वायर बना लिया। अब इसमें क्या हुआ, हमने एक्स वाई फादर के यहाँ लिखे, मदर के यहाँ लिखे। अब क्रॉस कराओ, एक्स 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 वाई एंड एक्स वाई, तो क्या आया 50-50% चांसेस आए हैं, डिपेंड कर रहा है फादर पे। तो क्या हुआ एक्स, अब अगर एक्स एक्स वाला इंडिविजुअल है, एक्स एक्स रेशियो एक्स वाई, तो रेशियो क्या आ रहा है 1:1, मतलब कि जो बच्चे का सेक्स है वो डिपेंड कर रहा है फादर पे। अगर एक्स एक्स वाला आया तो जो चाइल्ड होगा वो होगा फीमेल, एक्स वाई वाला आया तो वो क्या होगा, मेल। ठीक है, यहाँ वही दिखाया गया है कि फ्यूजन से अगर एक्स वाई एक्स एक्स आया तो फीमेल, एक्स वाई वाला अगर इंडिविजुअल बना तो वो होगा मेल। अब यहाँ पे आपके जो लास्ट चैप्टर है आर एनवायरनमेंट, इससे कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ ऐसा पूछा नहीं जाता, लेकिन यहाँ फूड चेन, फूड वेब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुछ मिसिंग कर दिया, ये उस पे न्यूमेरिकल जो 10% लो है उस पे क्वेश्चन पूछे गए। तो फूड चेन कैसी होती है, देखो बेसिक अगर एक ब्लूप्रिंट देखें तो सबसे पहले क्या आता है, प्रोड्यूसर जो सनलाइट से एनर्जी लेता है, ऑटोट्रॉप होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इन्होंने अपना खाना सिंथेसाइज किया। प्रोड्यूसर आगे प्रोड्यूसर पे फीड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। किसी भी तरह की फूड चेन दी हो सकती है, ठीक है, ग्रास से ग्रास होपर, उसको कोई और ऑर्गेनिज्म खा रहा है, फिर उसको कोई खा रहा है, कोई भी नाम लिखे हो सकते हैं, किसी भी तरह की फूड चेन दी होती है। वो प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करेगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर पे फीड करता है आपका टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है,
तो ये फूड चेन हो गई लेट्स से। तो यहाँ पे क्या करते हैं 10% लॉ पे क्वेश्चन आते हैं कि प्रोड्यूसर लेवल पे आपको एनर्जी दे दी कि 10,000 किलो जूल यहाँ पे एनर्जी है, तो अब बताओ सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितनी होगी, टर्शरी के पास कितनी होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल कि डायग्राम बनाना कहीं नहीं आएगा इस चैप्टर में, ठीक है। फूड चेन फूड वेब दे के उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब ये हो गया। फिर उसके बाद ये कुछ पिरामिड्स दिए हुए हैं। पिरामिड्स में क्या करते हैं, इनको अरेंज किया है बायोमास के बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस पे। तो एनर्जी क्या होती है, ओवर द ट्रॉपिक लेवल डिक्रीज होती चली जाती है। तो जैसे ऐसे ऊपर जाएंगे ट्रॉपिक लेवल पे, हाई ट्रॉपिक लेवल से लोअर से, तो क्या होगा, सक्सेसिवली एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। तो इसका पिरामिड हमेशा स्ट्रेट होता है, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूसर लेवल पे थी, उससे कम हुई, उससे कम हुई, उससे कम टर्शरी पे आई, तो सबसे कम टर्शरी को मिली, तो ये क्या हुआ, अपराइट पिरामिड बन गया, ठीक है। वैसे ही बायोमास का होता है कि प्रोड्यूसर लेवल पे बायोमास ज़्यादा है, सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे बायोमास डिक्रीज होता जा रहा है, तो वैसे उसका भी अपराइट आपका पिरामिड बन गया। तो इस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आर एनवायरनमेंट में ज़्यादा कोई डायग्राम ऐसे है नहीं जो आपसे बनवाए जाए या पूछे जाए, तो केस बेस्ड क्वेश्चन इस पे ज़्यादा बनते हैं, असर्शन रीजन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा बोर्ड्स के लिए जितना ज़्यादा हो सके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, सॉरी लाइव सेक्शन में जाना। मैंने सारे तरह के क्वेश्चन की सीरीज़ ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड आप कमेंट कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। इसके अलावा भी आपको ज़्यादा क्वेश्चंस रिक्वायर्ड हो तो मैं आपको वैसे भी सेंड कर दूँगी। एंड हाँ, एक चीज़ और, अगर आपने अभी भी अपना सिलेबस कवर नहीं कराया ना, तो इस चैनल पर मेरी प्ले सेक्शन में जाना, बायो के सारे वन शॉट्स वहाँ पर डिटेल्ड वन शॉट मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, फटाफट से देखो, सिलेबस कंप्लीट करो, अच्छे से बोर्ड्स दो। गुड लक फॉर योर एग्जाम, ठीक है गाइज, बाय बाय, सी यू।